नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। आप सभी ने खबर सुनी ही होगी कि एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकों में कुछ मुगलों से संबंधित कुछ चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं या फिर उनमें चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है। और इसी को लेकर कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है। आई थिंक जो उनका जो नाम है मनीष तिवारी जी हैं। उन्होंने कहा है इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाले इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से आज़ादी के बाद 1947 के बाद इतिहास के साथ खेला है, ठीक है, वो ही कहीं ना कहीं आज जिस तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो भारत की पॉलिटिक्स में एक तरह से काफ़ी राज्यों में तो अ, ना के बराबर रह गई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरह से उन्होंने इतिहास गढ़ने की कोशिश की है, ठीक है, पिछले 70-75 सालों में, वो उसका ही नतीजा हो। ठीक है। तो दोस्तों, कांग्रेस के और भी काफ़ी सारे नेता हैं, उन्होंने और भी बयान दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप पुस्तकों में तो बदलाव कर सकते हो मगर इतिहास नहीं बदल सकते। सही बात है। जयराम रमेश कहते हैं कि प्रतिशोध की भावना के साथ इतिहास बदला जा रहा है। ठीक है। तो पिछले 70 साल से जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो किस भावना से था। ठीक है। उसी तरह से और भी काफ़ी सारे नेता हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे बयान आते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है, ये कांग्रेस की मानसिकता के लोग ये भी कहते हैं कि इतिहास का लेखन इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए। सही है। जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं वही इसका लेखन भी करना चाहिए। ठीक है। आइए देखते हैं कि पिछले 70-75 साल से जो एनसीईआरटी की जो इतिहास की किताबें थे जो लिखते थे वो कौन लोग थे। ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें वामपंथी इतिहासकार भरे हुए थे। ठीक है। और ऊपर से काफ़ी सारे ऐसे इतिहासकार थे जो कि इतिहासकार नहीं थे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रोमिला थापर, इरफान हबीब। ठीक है। ये लोग इतिहासकार कम और मुगलों का महिमा मंडन करने वाले ज़्यादा थे। ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि ये लोग मुगलों का महिमा मंडन क्यों करते थे। जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो ये सब जानते हैं कि भारत के दो टुकड़े हुए और ये बेसिस ऑफ रिलीजन हुए। ठीक है। ये तो बात सही है। लेकिन किन्हीं कारणों से जिन मुस्लिमों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए तो वो गए नहीं। ठीक है। तो कांग्रेस ने एक तरह से क्या किया, बोला कि हम एक सेकुलर स्टेट बना रहे हैं। भाई आपको सेकुलर बनाना था तो आपको देश तोड़ना नहीं था। ठीक है। तो मैं ये बात क्यों लेके आया हूँ दोस्तों, ये बात समझने की ज़रूरत है कि 1947 से 1977 तक देश में नौ शिक्षा मंत्री बनाए गए, जिसमें से 5 दिग्गज मुसलमान थे जिन्हें नियुक्त ही इसलिए किया गया था कि वो इतिहास में जहर घोल सकें या फिर कहें कि उसको इस तरह से लिखें। ठीक है। कि जो उनकी जो क्या बोलते हैं, जो चैलेंजेस है उसको काफ़ी स्मूथन कर दिया जाए। ठीक है। उनके क्या चैलेंजेस हैं, जो मुस्लिम यहाँ पे रह गए उन्हें ये दिखाना था कि भाई हम यहाँ पे रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है। दूसरा था कि उन्हें मुसलमानों को सेकुलर दिखाना था। ठीक है। तीसरा था अगर उनको सेकुलर दिखाना है तो जो जो मुग़ल थे या फिर जो भी इस्लामिक जो टेररिस्ट आए थे हमारे देश में, ठीक है, उनको सेकुलर दिखाना, उनको कहीं ना कहीं से ऐसे दिखाना है कि वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव थे। ठीक है। तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ क्या कहते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उनके बारे में बात करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1958 तक ये भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उसके बाद हुमायूं कबीर
1 सितंबर 1963 से लेकर 21 नवंबर 1963, कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद MC चगला 21 नवंबर 1963 से 13 नवंबर 1966 तक। उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद 14 नवंबर 1966 से 1967 तक। नूरुल हसन 24 मार्च 1972 से लेके 24 मार्च 1977 तक। यहाँ तक 9 में से 5 मुसलमान रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो जो शिक्षा मंत्री बने वो कैसे थे। पहले ही जो शिक्षा मंत्री बने वो मौलाना आज़ाद थे, ठीक है, जिन्हें जो कि कभी भी किसी भी तरह की फॉर्मल क्या कहते हैं स्कूल में नहीं गया। उनकी जो भी शिक्षा थी वो मदरसा से थी, ठीक है। और मौलाना आज़ाद जो हैं, अगर आप देखें, ठीक है, काफ़ी सारी इस्लामिक रेवोल्यूशंस में उनके नाम काफ़ी जगह पे आते हैं, ठीक है ना। मोपला राइट्स जो हुए थे या फिर खिलाफत मूवमेंट हुई थी, ठीक है, उसमें उनका नाम काफ़ी हद तक आता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कैसे, ये कोई सेकुलर तो नहीं थे, ये एक इस्लामिस्ट ही थे, ठीक है। तो आप ये समझ कर आपका देश आज़ाद हुआ है कम्युनल लाइंस पे हुआ है, और उसके बाद आप एक कम्युनल व्यक्ति को बिठा देते हैं, ठीक है ना। तो वो जो आपका इतिहास लिखेगा, ठीक है, वो इतिहास कैसा इतिहास लिखेगा, ठीक है। वैसे ही इरफान हबीब के पिताजी थे, ठीक है, वो भी एक जैसे इस्लामिस्ट थे, और इरफान हबीब ने भी काफ़ी सारी किताबें लिखी, ठीक है, या फिर NCERT या फिर CBSE की किताबों में उनका काफ़ी दखल रहा, ठीक है। तो उन्होंने किस टाइप से बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि उनके क्या करना चाहते थे, क्या उन्होंने किया, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप हमारी किताबों में देखेंगे तो उसमें से आपको दिखाया जाएगा कि हर जगह पे जितने भी यहाँ के जो नेटिव राजा थे वो हारते ही रहे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि जो मुग़ल आए या फिर जो भी इस्लामिक इंट्रूडर्स आए, ठीक है, इन्वेडर्स आए यहाँ पे, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव लोग थे, ठीक है, वो काफ़ी सेकुलर थे, ठीक है, वो सबको लेके चलना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वो कहीं पे भी आपको जितना उन्होंने अत्याचार किया, ठीक है, हिंदुओं पर या फिर यहाँ के जो नेटिव लोग थे उन पे, वो कभी भी हमारी इतिहास की किताबों में नहीं दिखाया जाएगा। हमारी इतिहास की किताबों में कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि हम 800 साल तक लड़े अपने जो हमारे जो कल्चर है उसको बचाने के लिए, वो कभी नहीं दिखाया जाएगा। उन्होंने ये बड़े जो इतिहासकार थे उन्होंने बड़े ही अच्छे से क्या किया कि हिंदुओं को जाति में बांट दिया, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये कभी भी इन्होंने मुस्लिमों को या फिर क्रिश्चियंस को अलग अलग जातियों में नहीं बांटा, जबकि ये सर्वविदित है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी जातियाँ हैं, ठीक है ना। तो और एक तरह से हिंदू समाज को बांट कर रखा गया, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप आज का आप जो राजनीति भी देखें तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि जो मुस्लिम है या फिर जो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो एक साथ होके जिस भी पार्टी को उनको लगता है कि वो जीत सकता है उसको वो वोट करते हैं, और वोट प्राइमरीली उनका बीजेपी के अगेंस्ट ही रहता है, ठीक है। हिंदुओं को उन्होंने जाति में बांट कर रखा, जो एजुकेशन पॉलिसी और या फिर जो भी शिक्षा की नीति अपनाई गई उसमें ये क्या किया, उन्होंने जाति के आधार पर सब कुछ बांट दिया, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि आप देखेंगे यूपी बिहार में तो मुस्लिम यादव एक तरह से बना दिया गया है, ठीक है ना। उसी टाइप से अगर आप और भी जगहों पे आप देखेंगे तो आप एक मुस्लिम का क्या होता है कि जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में 20 से 25% है तो किसी भी पार्टी को जीतने के लिए बड़ा इजी होता है, क्योंकि मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियन जो भी हैं एक साथ मिलकर वोट देते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं पे 20-25% में या आपके श्योर हैं, ठीक है, तो आप आराम से जीत सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको जो बाकी जो बल्क जो है उसमें से आपको 15% ही चाहिए, 15-20% आपको मिल जाएगा तो आप जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जगह पे किया, और कांग्रेस ने तो बहुत लंबा काम किया कि जितने भी कम्युनल जो थे,
जिन्होंने भारत के विभाजन में भूमिका निभाई, जिन्होंने भारत का विभाजन करने के लिए वोट दिया, ठीक है, और उसके बाद जब उन्हें जाने की बारी हुई तो वो गए नहीं, ठीक है, और जब वो गए नहीं तो वो कांग्रेस ने उनको सेकुलर बना के, उनको प्रोग्रेसिव मुस्लिम बना के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पोस्टों पर डाल दिया। किस लिए? क्योंकि उन्हें वोट मिल सके, ठीक है ना। और तो ये जो है कांग्रेस ने काफ़ी लंबा समय तक किया है। और अगर आप कहीं देखा जाए, ठीक है, तो कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ है। वो खड़गे के इस बयान से पता चलता है कि जिसमें उसने कहा था कि अगर मोदी को और शक्ति दी गई तो सनातन धर्म और आरएसएस का राज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखाता है कि इनकी मानसिकता कहाँ पे है, ठीक है। वो अगर देश में कुछ भी हो जाए, वो क्या बोलते हैं, इस्लामिस्टों को लेके आ जाए, शरिया कानून लगाने के लिए वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। हिंदुस्तान में तो एक तरह से सेमी शरिया तो चलता ही है, एक मुस्लिम लॉ तो है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ही, ठीक है। वो काफ़ी सारे जो हमारे जो हैं वो उन पे लागू नहीं है, तो 4 बीवियाँ हो जाती हैं, ठीक है। आपकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वक्फ लॉ है, तो वो एक तरह से तो अपने से तो सेमी जुडिशियली है, मतलब एक ऐसा है कि एक अलग ही जुडिशियल लाइन हो जाती है वो, क्योंकि आप सीधे सीधे आपको वक्फ कोड बनाए गए हैं, आपको उसी में आपको जाके अपनी अर्जी लगानी है। सोचिए कि आप जिसने आपकी ज़मीन हड़प ली है उसी के पास आपको जाके आपको बताना है कि नहीं, ये आपने जो मेरी ज़मीन हड़पी है मेरी है, आपकी नहीं है, ठीक है। तो कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रही है, ठीक है। और रही क्यों है? क्योंकि उसको मुस्लिमों का वोट चाहिए था, और मुस्लिमों का वोट उनको कैसे मिलता? तभी मिलता है जब मुस्लिमों की हर एक मांगे मानी जाती, ठीक है। और उसके लिए तरीका क्या था? कि उसके लिए तरीका था कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, उस सिस्टम में क्या होगा कि हम दिखाएंगे कि भाई जो मुस्लिम है यहाँ पे पीड़ित है, विक्टिम है, ठीक है। हिंदूज जो है विक्टिम नहीं है, वो 800 साल तक, 1000 साल तक लड़ लड़ के मर मर के अपनी संस्कृति बचाए, ठीक है, जिसके खिलाफ लड़े, ठीक है, वो जो है वो पीड़ित हो गया। हिंदू जो है वो पीड़ित नहीं है अभी, ठीक है। तो कांग्रेस ने ये खेल बहुत खेला है, ठीक है। और आज का जो समय है, कहीं ना कहीं चीज़ों को, आज लोग जो हैं खाली जो किताबों पे ही निर्भर नहीं है, वो बाहर से भी पढ़ रहे हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो वो प्रश्न उठाते हैं कि जो हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो असत्य है, गलत चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। और जब इस टाइप से मांग होती है तो आपको सरकारों को उसको चेंज करना ही पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आज करे या फिर ऐसे 4 साल बाद करे। और वैसे भी देखा जाए तो पिछले 8-9 सालों में तो बीजेपी ने इतिहास की किसी तरह से कोई भी किताब में कोई फेरबदल नहीं किया है, ठीक है। ये पहला कोई छोटा मोटा इधर उधर से आया है, ठीक है, और इसमें ही इतना हो हल्ला होने लग गया है। तो मैं तो कहूँगा कि जो छोटी सी चेंजेस की जा रही हैं वो भी अगर ठीक से हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कैसा चलता है। अभी तो 24 भी आने वाला है, इलेक्शंस आएंगे, और बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ अपने जो उनके जो कोर वोटर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगी। तो देखते हैं कैसा चलता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।